शर्लक होम्स। ये किरदार एक इंग्लिश डिटेक्टिव है। इस किरदार के ऊपर उपन्यास यानी नॉवेल्स लिखे गए हैं, फिल्में बनी हैं, टीवी सीरीज बने हैं और स्टेज प्लेस भी ढेर सारे हुए हैं। अगर मैं कहूं कि ये किरदार वैसे तो एक लेखक आर्थर कॉनन डॉयल ने अपनी कल्पना से लिखा था, लेकिन आज ये किरदार हॉलमार्क बन चुका है डिटेक्टिव्स के लिए। एक किस्म का ऑनर है इन्वेस्टिगेशन लाइन में। तो ये बात गलत नहीं होगी। शर्लक होम्स नाम की कई किताबें हैं जिसमें ये किरदार अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके मर्डर्स सुलझाता है। किताब में लिखी गई टेक्निक्स उस समय पुलिस या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में एग्जिस्ट भी नहीं किया करती थी, लेकिन आगे चलकर आर्थर कॉनन डॉयल की कहानियों से प्रेरित होकर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स को दुनिया भर की पुलिस ने अपनाया और आज उनका इस्तेमाल करते हैं केसेस को सॉल्व करने के लिए। इनमें से एक टेक्निक है डीएनए टेस्टिंग। जी हाँ, डीएनए टेस्टिंग के इस्तेमाल से मुजरिम पकड़ने के आइडिया को शर्लक होम्स ने एक नॉवेल में डिस्कस किया था। उस समय कल्पना थी, लेकिन आज हकीकत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको इस डिटेक्टिव के बारे में ही क्यों बता रहा हूं। इसका जवाब यह है कि हमारे देश में भी कई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेट डिटेक्टिव्स को लोग तभी याद किया करते हैं जब उन्हें लड़की का रिश्ता करवाना होता है, या फिर अगर किसी इंश्योरेंस एजेंसी को एक बड़ा क्लेम सेटलमेंट पास करना होता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्टिव्स को इन्वॉल्व करने का ख्याल सिर्फ किस्से कहानियों में ही आता है। विदेशों में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी एक लेजिटिमेट प्रोफेशन है, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रोफेशन को हमेशा हंसी मजाक की नजरों से ही देखा जाता है। लेकिन 2016 के एक मर्डर केस में जब पुलिस फोर्स ने हार मान ली थी, तब एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने केस को सॉल्व किया। इंडियन मर्डर मिस्ट्री में मैं आपको आज यही सुनाने वाला हूं। दिल्ली के पास एक जगह है यमुना नगर, जिसे पहले लोग अब्दुल्लापुर के नाम से जानते थे। ये काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में और यहाँ प्लाईवुड, पेपर, टिम्बर ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के प्लांट्स हैं। यमुना नगर में रहते थे अमित बत्रा। अमित की पैदाइश दिल्ली की थी और स्कूलिंग, कॉलेजेस सब कुछ इन्होंने दिल्ली में ही किया। फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं तो अमित बत्रा एक करोड़पति खानदान से थे। अमित यमुना नगर में अपना बिजनेस संभाल रहे थे। कॉलेज में साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया ने कॉलेज में मिस कॉलेज का खिताब जीता और फिर बाद में मिस दिल्ली का भी टाइटल जीता। प्रिया बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती का दीवाना अमित भी हो गया था। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और फिर अमित बत्रा और प्रिया ने 1998 में शादी कर ली। एक सुखी परिवार, घर गृहस्थी, 2 बच्चे और ऐशो आराम की जिंदगी जीते अमित और प्रिया की जिंदगी में एक दिन अचानक तूफान आ गया। अमित और प्रिया की शादी को 18 साल बीत चुके थे। 27 मई 2016 को सुबह सुबह दरवाजे पर खटखट यानी एक नॉक किस्म की होने लगी। प्रिया बत्रा चिल्ला रही थी और लोगों को मदद के लिए बुला रही थी। अमित बत्रा अपने बेडरूम में थे और लग रहा था जैसे उन्हें कुछ हो गया है। प्रिया के बुलाने पर पड़ोसी भागे भागे आए और फिर अमित के माँ बाप भी वहां पहुंचे। लोकल डॉक्टर्स को बुलाया गया, जिसने आकर बताया कि अमित अब इस दुनिया से जा चुका है। ही इज नो मोर। 42 साल की उम्र में अमित बत्रा अपने पीछे अपनी बीवी, अपने 2 बच्चे और अपने माँ बाप को छोड़कर चले गए। प्रिया ने बताया कि अमित को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। दुख से भारी चीखें और आंसुओं ने बत्रा परिवार को जैसे घेर लिया था। पूरे घर में हर कोई रो रहा था। हर किसी की आंखों में आंसू थे और सबसे ज्यादा शोक में थी प्रिया। रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग और नजदीकी दोस्त मिलकर समझाते थे, बत्रा फैमिली को सपोर्ट देते थे और फिर 27 मई 2016 को ही शाम के वक्त अमित बत्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आनंद फानन में हुए इस हादसे को हर किसी ने भुलाना शुरू कर दिया। तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान को उससे उबर कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। प्रिया ने भी वही किया। प्रिया ने फिर से जिम जाना शुरू कर दिया।
प्लाईवुड का जो बिजनेस अमित बत्रा ने अपने कंधों पर उठा रखा था और इसकी बागडोर संभालते थे, उनके पिता ने बड़े गर्व से कहा था कि बेटा, इस बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाना, और उस ऊंचाई पर ले जाना जहां तक मैंने कभी सोचा भी ना हो। बिजनेस में प्रिया ने कभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, लेकिन अमित के गुजर जाने के बाद प्रिया ने वो बिजनेस अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिया। अब कंपनी की डायरेक्टर प्रिया बन गई थी। एक औरत किसी कंपनी के सबसे बड़े ओहदे पर बैठ जाना लोगों को अक्सर रास नहीं आता, तो हजार तरह की बातें बननी शुरू हो गई। कोई कहता प्रिया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई कहता उसने अपने पति अमित को जहर देकर मार दिया, कोई उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाता, तो कोई उसे इंप्रेस करने के लिए उसके पीछे दुम हिलाता नजर आता। इन सब के बीच में अमित के माता पिता अपने बेटे की याद में उसके उनसे पहले गुजर जाने के शोक में काफी मायूस थे। पिता की उम्र उस समय 70 साल की थी और मां की तकरीबन 65 साल, यानी उम्र का वो दौर जहां पर आकर ज्यादातर लोगों के शरीर में ताकत खत्म होने लगती है या कम होने लगती है, लेकिन दिल में बच्चों के लिए प्यार और उनके पास रहने की इच्छा बढ़ने लगती है। कुछ ऐसा ही हाल अमित के माता पिता का भी था, खासकर अमित की मां श्रीमती उर्मिला बत्रा का। उर्मिला जी ने कई बार कहा कि उनका बेटा अमित उनके सपने में आता है और कहता है कि मैं हार्ट अटैक से नहीं मरा। ये सपना उर्मिला जी को कई बार आता था। उन्होंने अपने पति से इस बात का जिक्र किया, लेकिन उनके पति ने इस बात को हमेशा नजरअंदाज कर दिया। उनके पति श्री विजय बत्रा अपना बिजनेस बेटे को सौंपने के बाद रिटायर होकर एक सुख और शांति से भरी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन अपने ही बेटे की अर्थी अपनी आंखों के सामने उठने का दर्द क्या होता है, ये विजय बत्रा साहब को देखना भी पड़ा और अब उसके साथ जीना भी पड़ रहा था। उर्मिला जी रोज अपने पति से कहती थी कि उन्हें पुलिस से बात करनी चाहिए और अमित की मौत की जांच करवानी चाहिए, लेकिन रिश्तेदारों ने भी उर्मिला जी को यही समझाया कि मां का मन उन्हें ये मानने नहीं दे रहा था कि अमित अब इस दुनिया में नहीं है, और इन्हीं ख्यालों की वजह से अमित बार बार उनके सपने में आ रहा था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि विजय बत्रा जी ने पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई और पुलिस पर प्रेशर भी डाला कि अमित के केस की जांच जल्द से जल्द की जाए। प्रिया बत्रा को विधवा हुए अभी 1 महीना नहीं बीता था, लेकिन जिस तेजी से उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया था, वो देखकर यही लग रहा था कि शक की सुई का कांटा उन पर आकर रुक रहा है। कंपनी को अपने नाम करवाने के बाद प्रिया ने दोनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। एक औरत जिसका पति 18 साल की शादी के बाद अचानक मर जाए, उस सदमे को सहते हुए 1 ही महीने में वही औरत अपने बच्चों को अपने से दूर भेज दे, ये सोचने की बात है। लेकिन खैर, न सिर्फ ऐसा सोचा, ऐसा हुआ भी, और वो भी तेजी से। क्या ये सब पॉसिबल था? क्या ये सब मुमकिन था? शायद हां, या हो सकता है नहीं। दाल में कहीं कुछ तो काला था और अमित के माँ बाप ने इस काले को ढूंढने के लिए पुलिस कंप्लेंट करवाई, और जब उससे बात नहीं बनी तो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया गया। क्या हुआ अमित बत्रा मर्डर केस में? अब तक आपने सुना कि अमित बत्रा और प्रिया बत्रा एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। शादी को 18 साल हो चुके थे, 2 बच्चे थे और करोड़ों का कारोबार था। लेकिन एक दिन सुबह अमित की मौत हो जाती है और प्रिया बत्रा बताती है कि अमित को हार्ट अटैक आया था। अभी पति को गुजरे हुए कुछ वक्त नहीं हुआ था। चिता की आग शांत नहीं हुई थी, लेकिन प्रिया बत्रा के हाव भाव बदलने लगे। हमारे अपने आते हैं जाते हैं, जिंदगी कभी रुकती नहीं है, लेकिन प्रिया के केस में ये बात कुछ अलग थी। उसने जिम जाना शुरू कर दिया, कंपनी की डायरेक्टर बन गई, लाइफस्टाइल बदल दिया और बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया। और प्रिया की यही सब हरकतें देखते हुए अमित के माँ बाप को शक होने लगा था और उन्होंने पुलिस का सहारा लेने की कोशिश की, सही तरीके से जांचने परखने की कोशिश की कि अमित की मौत से जुड़ा वो कौन सा राज है जो शायद प्रिया छुपा रही हो। आइए केस में आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, पुलिस सिस्टम हमारे कानून की बैकबोन है। हम पुलिस के काम को चाहे लाख बुरा भला कहें, लेकिन पुलिस महकमे की भी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। कभी बाबूगिरी, रेड टेपिज्म, कभी सरकारी महकमे से प्रेशर, पब्लिक का नॉन कोऑपरेशन, रिसोर्सेज की कमी, ये सब कुछ कभी कभी कानून के लंबे हाथों को कमजोर बना देता है। पुलिस के पास हर रोज मर्डर, रेप, रॉबरी और किडनैपिंग केसेस आते हैं। ये पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की कमी कह लीजिए या फिर बड़े अधिकारियों की मैनेजमेंट, लेकिन पुलिस फोर्स, फिर चाहे वो किसी भी राज्य की क्यों ना हो, उसे क्षमता से ज्यादा काम करना पड़ता है। एक एक पुलिस अधिकारी को, एक एक छोटे से छोटे पुलिस वाले को लगभग दिन में 12 से 18 घंटे तक की ड्यूटी करनी पड़ती है। और जिस तरह हम ऑफिस में ज्यादा काम होने पर एक आम दिखने वाली परेशानी को इग्नोर कर देते हैं, ठीक उसी तरह एक ऐसी ही चूक पुलिस से अमित बत्रा केस में भी हुई। अमित के पिता विजय बत्रा हरियाणा पुलिस के पास पहुंचे थे और कंप्लेंट लिखवाई थी कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है और उन्हें शक है कि ये मौत नेचुरल कॉजेस से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई है। इस सब पर पुलिस ने भरोसा दिलाया था कि वो केस की जांच करेंगे और विजय बत्रा, अमित बत्रा के पिता, वो खुद भी घर लौटे थे और यही भरोसा उन्होंने अपनी बीवी को जताया और यही उम्मीद लगाई थी कि उनके बेटे की मौत का सच पुलिस सामने जरूर लेकर आएगी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। होना यह चाहिए था कि पुलिस को इस केस में तफ्तीश करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने इस केस की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। जहां तक प्रिया की बात है, प्रिया के अपने सास ससुर के साथ संबंध तनाव से भरे हुए थे। शादी के कुछ सालों बाद ही प्रिया और अमित एक अलग अलग घर में रहने लगे थे और अमित रोजाना अपनी माँ बाप से मिलने उनके घर आया करता था। पुलिस को इस बात का पता चला तो उनका पहला अनुमान यही था कि शायद अमित के माता पिता उम्र के तकाजे और बेटे को खो देने के कारण बौखला गए थे और इसलिए अपनी बहू पर शक कर रहे थे। कुछ बातें और भी थी। अमित का अंतिम संस्कार हो चुका था और बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया था। माँ बाप तो पोस्टमार्टम के लिए राजी थे, लेकिन अमित की बीवी यानी प्रिया ने इस बात की मंजूरी नहीं दी। यानी एविडेंस कलेक्ट करना और मौत की वजह मालूम करना अब नामुमकिन था। तो कुल मिलाकर पुलिस की इस केस को सॉल्व करने की इंटेंशन भी कमजोर थी और इन्वेस्टिगेशन की अप्रोच भी कमजोर थी, क्योंकि जब नीयत ही नहीं थी तो इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश कैसे होती। कई महीने बीत गए, लेकिन विजय बत्रा बस पुलिस स्टेशन के चक्कर ही लगा रहे थे। पैसा और रुतबा बहुत था। शायद इसी के दम पर विजय बत्रा और उनकी पत्नी उर्मिला बत्रा ने पुलिस डिपार्टमेंट के कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात की और अपने बेटे के केस की इन्वेस्टिगेशन पर जोर देने की इल्तिजा की, लेकिन रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आई। पुलिस ने शायद हार मान ली थी, लेकिन विजय बत्रा और उर्मिला बत्रा का अपने बेटे से प्यार उन्हें हार मानने ही नहीं दे रहा था। यहां कहानी में एंट्री होती है देसी शर्लक होम्स की। जी हां, इन्वेस्टिगेशन की गुमनाम राहों में भटकना विजय बत्रा जी के लिए अब मुश्किल हो रहा था। पुलिस से नाउम्मीदी ने उन्हें एक दूसरा रास्ता दिखाया। उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया और फिर जो काम पुलिस नहीं कर पाई थी वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने कर दिखाया। सबसे पहले तो डिटेक्टिव ने प्रिया का पीछा करना शुरू किया। वो कहां जाती थी, किससे मिलती थी, क्या करती थी, ये सब कुछ मालूम करने के बाद एक ऐसी लीड मिली जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। प्रिया ने अमित के गुजर जाने के 4 दिन बाद ही जिम जाना शुरू कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि जिम ट्रेनर रोहित प्रिया का ट्रेनर भी था और उसका शायद आशिक भी। आस पड़ोस वालों से पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि जिम ट्रेनर रोहित कई बार बत्रा परिवार के घर आता था और ज्यादातर तब आता था जब अमित घर पर नहीं होता था। ये चौंका देने वाली बात थी क्योंकि रोहित उम्र में प्रिया बत्रा से छोटा था।
सबूत के तौर पर डिटेक्टिव ने प्रिया और रोहित की कुछ ऐसी तस्वीरें हासिल की जिसमें देखते ही मालूम पड़ रहा था कि उन दोनों के बीच दोस्ती नहीं, उससे भी कुछ ज्यादा है। ये तस्वीरें हासिल करने के लिए डिटेक्टिव ने पहचान बदल बदल कर प्रिया और अमित के दोस्तों से बात की और बहाने से ये तस्वीरें निकाली। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना काफी नहीं था। अब रोहित के बारे में और जानकारी हासिल करना जरूरी था। रोहित का बैकग्राउंड उसके लाइफस्टाइल से मैच ही नहीं कर रहा था। पता चला कि अमित की मौत के बाद से ही रोहित का लाइफस्टाइल भी पूरी तरह बदल चुका था। अमित के मरने से ठीक 2 महीने बाद रोहित बाइक से सीधा कार पर आ गया था। जो कार वो चला रहा था उस कार की कीमत 34 लाख रुपए थी। एक जिम ट्रेनर के पास इतना पैसा अचानक आया तो कहां से आया? डिटेक्टिव ने जांच की तो मालूम हुआ कि वो 34 लाख की कार प्रिया ने रोहित को गिफ्ट में दी थी। अगला एविडेंस जो डिटेक्टिव ने हासिल किया वो थे कॉल रिकॉर्ड्स। जिस रात अमित की मौत हुई थी उस रात प्रिया और रोहित की मोबाइल की लोकेशन एक ही थी। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रोहित और प्रिया उस ही घर में थे जहां अमित की मौत हुई थी। प्राइवेट डिटेक्टिव के पास पुलिस के जितने अधिकार नहीं होते, उसके बावजूद उस जासूस का स्किल, हिम्मत और कनेक्शंस की मेहरबानी थी कि ये सारे सबूत उसे मिल पाए। एविडेंस को ले जाकर अमित के माता पिता के सामने पेश किया गया। माँ बाप का डर, उनका शक अब सिर्फ शक नहीं था, वो उनके सामने सच्चाई बन के ताक रहा था उन्हें। अमित उन्हें छोड़कर नहीं गया था, उसे शायद उनसे छीन लिया गया था। डिटेक्टिव ने बताया कि ये सबूत लेकर वो अगर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस प्रिया और रोहित को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ कर सकती है और ये सबूत उन्हें उस हद तक परेशान कर देंगे कि वो टूट जाएं और शायद खुद ही सच उगल दें। जैसा सोचा था वही हुआ। पुलिस ने सबूत देखते ही माँ बाप से माफी मांगी और कुछ ही घंटों में प्रिया और रोहित पुलिस स्टेशन में बैठकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे थे। अब सुनिए, इकबाली बयान में यानी कन्फेशन स्टेटमेंट में प्रिया और रोहित ने जो बताया उसके बाद ये कहानी कुछ इस तरह से थी। प्रिया रोहित से 2015 में मिली थी। सालों पहले वाली मिस दिल्ली प्रिया बनने के लिए जिम में वो खूब मेहनत कर रही थी। लेकिन रोहित और प्रिया के बीच जिमिंग के दौरान दोस्ती हुई जो प्यार में तब्दील हो गई। फिर ये प्यार हदें पार कर गया। प्रिया को अपना पति अमित जीवन साथी नहीं बल्कि जीवन की खुशियों में अब रुकावट की तरह दिखने लगा था। अमित की मौत जिस दिन हुई उस दिन रात को प्रिया और रोहित ने मिलकर 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया। 10 लाख रुपए के बदले कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने अमित को मारकर ठिकाने लगाने की सुपारी उठाई। रिश्तों में देखिए कैसे बदलाव आ जाता है। एक पत्नी अपने पति को मारने के लिए सुपारी देती है। ये बात सुनकर हैरानी होती भी है और फिर नहीं भी, क्योंकि ऐसे केसेस हम आए दिन सुनते रहते हैं और अब लगता है जैसे ये तो आम बात होने लगी है। खैर, आगे केस में बढ़ते हैं। प्रिया, रोहित और वो 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स मिलकर सोते हुए अमित बत्रा पर अटैक करते हैं। प्लान था कि अमित को इंजेक्शन लगाकर मार देंगे, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। अमित अचानक जाग गया और इंजेक्शन की सुई हाथापाई में टूट गई। और प्रिया की क्रूरता यहीं रुकी नहीं। प्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से और रोहित से कहा कि इसका गला दबा दो, गला दबाकर मार डालो। और उन 3 आदमियों ने मिलकर अमित को पकड़ा और उसकी बीवी प्रिया ने ही उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोट दिया। और फिर अगले दिन सुबह का ड्रामा तो मैं आपको बता ही चुका हूं। मर्डर को हार्ट अटैक की शक्ल दे दी और फिर अय्याशी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया प्रिया बत्रा ने। माँ बाप ने अपना बेटा खोया, बच्चों ने अपने पिता को खो दिया और एक इंसान ने अपनी जिंदगी को, इंसान कितने प्यार से, कितनी उम्मीदों से, जतन से अपना घर सजाता है बिना इस बात की फिक्र किए कि शायद
किसी दिन उसका कोई अपना ही उसे धोखा भी दे सकता है। अगर वो प्राइवेट डिटेक्टिव केस की जांच नहीं करता तो शायद ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होता, और अगर ये केस सॉल्व नहीं होता तो अमित बत्रा को कभी इंसाफ नहीं मिलता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती।